नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में आज से शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण। यमन में इजराइल के हमले में हाउजी ने प्रधानमंत्री अहमद अल राहवी के मारे जाने की पुष्टि की। और भारत ने कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पहली बार 50 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। अब समाचार विस्तार से। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक आज चीन के तियानजिन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंच गए हैं। 2 दिन के सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के शीर्ष नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। चीन 5वीं बार एससीओ शिखर बैठक आयोजित कर रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2025 को एससीओ के सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया है। एक रिपोर्ट। अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव की थीम के साथ आज तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शुरू होगा। शिखर सम्मेलन में एससीओ की 25 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा, अगले 10 वर्षों की विकास कार्य योजना पर विचार तथा क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी संपर्क, सतत विकास, आतंकवाद रोधी प्रयासों और सांस्कृतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी से भारत की भूमिका और भी सशक्त होगी और सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और एकजुटता को नया आयाम मिलेगा। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तियानजिन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक उनका भव्य स्वागत किया गया। लोग प्रधानमंत्री से मिलने और उनका स्वागत करने के लिए अत्यंत उत्साहित दिखे। भारत माता की जय। इस अवसर पर भारतीय संगीतज्ञों से शास्त्रीय संगीत सीख रही चीनी मूल की कलाकारों ने भारतीय संस्कृति के रंगों से सजी सांगीतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के स्वागत को अविस्मरणीय बना दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे आज रात सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के लिए आयोजित स्वागत भोज में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव तन्मय लाल ने कहा है कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो आज भी एक चुनौती बनी हुई है। भारत के अलावा बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत में यूक्रेन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रहा है और यथाशीघ्र शांति बहाली के प्रयासों का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण है। कल नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा कर सकता है। जिस आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की बात मैं कर रहा हूं, उसे प्रोटेक्शनरिज्म की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।
परंतु डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस किसी प्रोटेक्शनिज्म का मुद्दा है ही नहीं, बल्कि यह सॉवरेंटी का एक मुद्दा है और यह नेशनल ऑटोनॉमी का भी मुद्दा है। और यही नहीं, बल्कि मैं यह मानता हूं यह भारत के आत्मविश्वास का भी मुद्दा है। रक्षा मंत्री ने सुदर्शन चक्र मिशन को देश के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बदलाव बताया। डीआरडीओ द्वारा इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और इस परीक्षण ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए एक साथ 3 टारगेट्स को अपना निशाना बनाया है। और इस सिस्टम के लॉन्च होने से मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सुदर्शन चक्र का जो संकल्प है उसे साकार करने की दिशा में हम काम शुरू कर चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने एक शक्तिशाली स्वदेशी एरो इंजन के विकास और निर्माण की चुनौती स्वीकार की है। गृह मंत्री अमित शाह आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पुनर्विकसित उद्यान और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के 2 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन करेंगे। वे अहमदाबाद नगर निगम की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। श्री शाह आज शाम अहमदाबाद नगर निगम की मिशन मिलियन परियोजना के तहत 2 वृक्षारोपण अभियान में भी शामिल होंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने देश के विकास में तेजी के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को श्रेय दिया। इंदौर में श्री मल्होत्रा ने कहा कि देश के विकास यात्रा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ खाते खोले गए। जन धन योजना के माध्यम से भारत सरकार का, रिजर्व बैंक का, सभी बैंकों का यह प्रयास है कि जिस प्रकार से देश की प्रगति हो रही है वो एक इंक्लूसिव विकास हो, उसमें सभी का विकास हो। आर्थिक विशेषज्ञों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रहने की सराहना करते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था सभी उम्मीदों से बेहतर है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर यशवीर त्यागी ने कहा कि ये वृद्धि पहले के पूर्वानुमानों से काफी अधिक है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। मेरा ये मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ये जो परफॉर्मेंस दिखाई दी है ये आशय से अधिक आई है और जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे कहीं अधिक 7.8% से हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। तो ये अच्छा संकेत है और ये भी बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी तमाम चुनौतियों के बाद भी विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी अगले 2-3 दिन ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। पंजाब अब तक की सबसे विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाढ़ ने अब तक पंजाब में 1018 गांवों को प्रभावित किया है, जिनमें सबसे अधिक 323 गुरदासपुर में है। 60,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रभावित हुई है, जिससे फसल और पशुधन की हानि के कारण भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, कपूरथला और अमृतसर सहित 9 बाढ़ प्रभावित जिलों से अब तक कुल 11,330 लोगों को बचाया जा चुका है। प्रभावित जिलों में भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और पंजाब पुलिस के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन और आम जनता अपना युद्ध स्तर पर व्यापक राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। हिमाचल प्रदेश से हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में सामान्य जनजीवन बहाल करने के प्रयास जारी हैं। राज्य के आपदा प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चंबा भरमौर सड़क को कलसुई और राजेरा तक बहाल कर दिया गया है और मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा रहा है। इस बीच चंबा में आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत जिला उपायुक्त ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर राहत व बचाव कार्य में जुटने के आदेश जारी किए हैं। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पागल नाला को भी वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है, जिससे काजा की ओर भारी वाहन भी जा पा रहे हैं। इधर कुल्लू मनाली सड़क को यातायात के लिए बहाल करने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। यमन के हौजी गुट ने कहा है कि इस सप्ताह के शुरू में राजधानी सना पर हुए इजरायल के हवाई हमलों में हौजी समर्थित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई अन्य मंत्री मारे गए। ये अधिकारी एक कार्यशाला के दौरान मारे गए। इससे पहले हौजी गुट ने बृहस्पतिवार के हमलों में किसी के हताहत होने से इनकार किया था। इजरायल के हमले में 10 लोग मारे गए और 102 अन्य घायल हो गए।
तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के पंचायत राज अधिनियम 2018 में संशोधन का निर्णय लिया है। इससे राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाएगी। ये चुनाव सितंबर में होने वाले हैं। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पी प्रभाकर ने बताया कि सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में खेल सामग्री निर्माण नीति तैयार करने के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल सामग्री निर्माण राष्ट्रीय विकास एजेंडे के साथ जुड़ा हुआ है। हमें आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे कैसे जाना है, उसमें हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मैन न्यूट्रिशन को भी हम स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट्स बना सकते हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, स्पोर्ट्स लिटरेचर डिजाइन और स्पोर्ट्स एजुकेशन डिजाइन को भी हम मैन्युफैक्चरिंग का एक पार्ट बना सकते हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 50 स्वर्ण पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने 26 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 99 पदक जीते। अंकुर मित्तल ने अंतिम दिन पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इधर बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में आज दोपहर भारत का मुकाबला जापान से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर 2:55 से सुना जा सकता है। भारतीय टीम ने पहले मैच में चीन को 4-3 से हराया था। उधर भारत की युकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस के दूसरे दौर में पहुंच गई है। युकी और माइकल ने आज पुरुष डबल्स के पहले दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन और लर्नर टेन की जोड़ी को हराया। इससे पहले भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और विजय प्रशांत ने अमेरिका के क्रिश्चियन हैरिसन और इवान किंग को हराया। दूसरे दौर में आज अनिरुद्ध और विजय का सामना ब्राजील के फर्नांडो रोम्बोली और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पैट्रिक स्मिथ के साथ होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात की खबरें सभी अखबारों में है। जनसत्ता लिखता है 7 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे मोदी। हिंदुस्तान की सुर्खी है जापान के साथ मिलकर भारत के सेमीकंडक्टर खाका तैयार करने और प्रधानमंत्री मोदी तथा जिनपिंग की बैठक पर दुनिया की निगाहें। पत्र ने इसे संबंधों में नया अध्याय बताया है। अमर उजाला की सुर्खी है 3 दिग्गज एक मंच पर बदलेंगे वैश्विक व्यवस्था की तस्वीर। अमेरिका के फेडरल कोर्ट का टैरिफ कोड को गैर कानूनी बताना नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। राजस्थान पत्रिका का कहना है ट्रंप को घर में अदालत से झटका। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है सुकून तो अपने शहर में है। पत्र ने आगे लिखा जीवन की आंधी में टिके रहने की ताकत यहीं पर मिलती है। हिंदुस्तान में कुछ अलग शीर्षक से लिखा है विदेशी सर्वर से धमकी देने वाले ज्यादा देर छुपे नहीं पाएंगे। पत्र आगे लिखता है दिल्ली पुलिस स्वदेशी तकनीक नेत्र के माध्यम से इंटरनेट के जरिए देश विरोधी खतरों का पता लगाएगी। DRDO ने किया है इसे विकसित। राजस्थान पत्रिका की खबर है टीवी मोबाइल से दूरी दे रही आत्मिक शांति, लोग सीख रहे हैं प्रसन्नता के सूत्र। पत्र ने उज्जैन में किए गए इस अनूठे प्रयोग को डिजिटल डिटॉक्स बताया है। धन्यवाद मुकेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में आज से शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण। यमन में इजरायल के हमले में हाउजी ने प्रधानमंत्री अहमद अल राहवी के मारे जाने की पुष्टि की। और भारत ने कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पहली बार 50 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।